बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला T20 वर्ल्ड कप की सूरत में 2 जून से शुरू होने वाला है और इस मरतबा ये पहला मौका है कि अमरीका को क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी हासिल हुई है। पहले मरहले के मैचेस अमरीका में खेले जाएंगे और फिर उसके बाद मैचेस जो है वेस्ट इंडीज़ शिफ्ट हो जाएंगे। और टाइमिंग्स का चूँकि बड़ा फ़र्क है तो ज़्यादातर मैचेस जो बड़ी टीमों के मैचेस हैं जिनमें के ब्रॉडकास्टर्स को कुछ फ़ायदा हो, ब्रॉडकास्टर्स के लिए कुछ इंसेंटिव हो, तो वो मैचेस जो हैं वो अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर को शुरू होंगे या सुबह शुरू होंगे। और इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ में भी उन मैचेस के हवाले से उन मैचेस को सुबह शुरू करने का फैसला किया गया। बल्कि एक वेबसाइट पे तो ये भी आ गया कि गयाना में अगर भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए पहुंचती है तो गयाना का मैच जो है वो सुबह शुरू होगा 10 साढ़े 10 बजे, ताकि एशिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में टाइमिंग्स जो है वो रात के हों। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर, इंग्लैंड से पाकिस्तानी टीम रवाना हो रही है अमेरिका, जहां 6 जून से पाकिस्तान और अमेरिका की टीमों के दरमियान डैलस में T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का पहला मैच खेला जाएगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और भी क्रिकेट के दीगर उमूर के हवाले से, टीमों के कॉम्बिनेशंस के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान वो वाइट टीम थी जिसने सबसे आखिर में अपनी टीम का ऐलान किया, वरना टूर्नामेंट में शरीक तमाम टीमें, 20 टीमें इस टूर्नामेंट में शरीक हैं और हर टीम ने तकरीबन अपने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। इनमें एसोसिएट ममालिक भी शामिल हैं। अमेरिका जो है वो पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है। लेकिन हम इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के तज्जियाकार मुनीरुल हक। मुनीरुल हक जो है वो रेडियो पाकिस्तान पर एक ज़माने में 80 और 90 के अशरे में बड़ा मकबूल प्रोग्राम था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, वो किया करते थे और फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का भी इजहार करते हैं। रेडियो FM रेडियो से भी ये शो करते रहे। मुनीरुल हक से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ को भी ऑनलाइन लें और क्रिकेट एनालिस्ट उसामा विर्क को भी लाहौर से हम वीडियो लिंक पर अपने साथ शामिल करेंगे ताकि क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू को मजीद आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि हम मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, क्या देखते हैं चांसेस पाकिस्तानी टीम के 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, 2021 के सेमीफाइनल में पहुंची? सिर्फ 2014 और 2016 दो ऐसे साल थे जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकी, वरना 2007 से जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती चली आई है। इस मरतबा आप क्या चांसेस देखते हैं? जो एक गैर यकीनी सूरत हाल, फिटनेस प्रॉब्लम खिलाड़ियों के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो इस दफ़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान को उन 4 टीमों की फहरिस्त में जो तज्जियाकार हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो नहीं रख रहे हैं। अगर हम जो सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल के जो 4 टॉप टीमें जो सेमीफाइनल उसमें नहीं शामिल किया जा रहा है, ये थोड़ा अलार्मिंग इसलिए है कि आपकी जो अभी कारकर्दगी पिछले दिनों से जो चल रही है, जैसे आयरलैंड से आप मुश्किल से सीरीज़ जीते, न्यूजीलैंड से आपने सीरीज़ बमुश्किल बराबर की और दीगर न्यूजीलैंड में 4-1 हारे, फिर न्यूजीलैंड में आप 4-1 हारे थे, फिर कप्तान तब्दील हो गया, कुछ खिलाड़ी गए, कुछ खिलाड़ी आ गए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है अभी, तो इसकी वजह से नहीं। हालांकि अगर ऑन पेपर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है आपकी। आपके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं, आपका टॉप ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन हैं, आपका स्पिनर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद जो विनिंग रेशियो है वो पिछले मैचेस में हमने 10-11 मैचेस जो पिछले खेले हैं इकबाल, 7 या 8 मैच उसमें से हम हार चुके हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान को इस मरतबा टॉप रेट टीमों में नहीं रखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टीम बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और जैसे T20 की सबसे अच्छी टीम पाकिस्तान की अगर तीनों फॉर्मेट में है तो T20 की है। और बाबा, रिजवान जिस तरह के प्लेयर हैं, शाहीन आफरीदी बहुत बड़े प्लेयर हैं, दुनिया में इनका नाम है। तो पाकिस्तान टीम अच्छे अगर कंबाइंड होकर खेलेगी तो फिर अच्छी। आयरलैंड की सीरीज से कबल पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी नंबर 7 थी, आयरलैंड की नंबर 11 थी। तो अगर पाकिस्तान की रैंकिंग, अब डेफिनेटली आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद रैंकिंग और कुछ बेहतर हुई होगी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ इतने पॉइंट्स नहीं मिले होंगे पाकिस्तान को क्योंकि वो निचले दर्जे की टीम है। अब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के चांसेस हैं? क्योंकि देखें इस दफ़ा 20 टीमें और उन 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप से 2-2 टीमें आएंगी सुपर 8 मरहले के लिए। तो आप पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान का निस्बतन आसान ग्रुप है कि भारत है सिर्फ एक मजबूत हरीफ, बाकी आप देख लें कनाडा है, आयरलैंड है, USA है।
तो देखते हैं कि कहीं मुश्किल ना हो जाए पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना। जब तक आप आयरलैंड नहीं गए थे ना सीरीज खेल, उस वक्त तो आपको लग रहा था कि सिर्फ इंडिया को आपको हराना है तो आप टॉप पोजीशन पे अपने ग्रुप में टॉप कर लेंगे, लेकिन अब तो हालात आपको दूसरे नजर आ रहे हैं। आयरलैंड जिस तरह से फाइट किया, आयरलैंड ने 2 मैचेस में आप दूसरा मैच जीते जरूर, लेकिन आप बड़ी मुश्किल से जीते थे, तो उसको जीते हुए तो लग रहा है कि आपको डू और डाई सिचुएशन होगी अगेंस्ट आयरलैंड। अगर आप इंडिया और आयरलैंड से सबसे आखिरी ग्रुप मैच है आपका, यानी अगर इंडिया से आप जीत गए तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन गॉड फॉरबिड इंडिया से हार जाते तो फिर आयरलैंड वाला मैच आपके लिए मस्ट विन होगा। वो फोर्ट लॉडरडेल में है जी, फ्लोरिडा में जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ अभी भी आप किसी भी टीम को इतना आसान नहीं ले सकते। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था साउथ अफ्रीका की टीम अपना इंपॉर्टेंट मैच नीदरलैंड से हार गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को फाइनल में पहुंचने का मौका मिला। तो T20 क्रिकेट है। बात की जो अगर आप सुपर 8 में पहुंचते हैं तो आप यकीन करें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान हर टीम से आपको टफ टाइम देंगे बिल्कुल आप। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो तसलसल नहीं है, और उस तसलसल के ना होने की बुनियादी वजह यह है कि आपके कोचेस तब्दील कर दिए गए। वर्ल्ड कप के बाद 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वो आपने मिकी आर्थर की छुट्टी की, मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट बनाया। अब मोहम्मद हफीज़ की जगह जो है वो गैरी कर्स्टन आ गए, कुछ अरसे अजहर महमूद रहे, तो बहुत सारे क्योस नहीं आप समझते हैं कि इतनी मुतवातिर तब्दीलियों से असर पड़ेगा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर? असर तो ऑलरेडी पड़ चुका है इकबाल, देखिए ना। लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि आपको एक अच्छा कोच मिल गया है गैरी कर्स्टन। लेकिन वो क्या कोई जादू की छड़ी है कि वो पाकिस्तान को काम, लेकिन एटलीस्ट ये कि कुछ आपको लगा कि थोड़े से कई चीजें जो खराब हो रही है वो स्टॉप हो जाएंगी। गैरी कर्स्टन एक डिफरेंट, आपने उसका इंटरव्यू देखा कि उसने इंटरव्यू में कहा कि मैं चीजों को असिस्ट कर रहा हूं, और उसने मिकी आर्थर से भी बात की है, उसने जो पाकिस्तान के डेव वॉटमोर से भी बात की जो ऑस्ट्रेलियन था, तो वो सारी चीजें देख कर आ रहा है कि एशिया में कोचिंग आसान काम नहीं है। देखिए पाकिस्तान का तो कोई कोच हेड कोच बनने को तैयार नहीं था, आपको पता है इकबाल। बहुत से शेन वॉटसन की मिसाल सामने, मिसाल सारी बातें तय हो के उनका पैसों का इशू आ गया जो मीडिया में लीक हो गई, उन्होंने आसान नहीं होता डिसीजन। लेकिन अगर आपको नसीब से एक अच्छा मिल गया है कोच तो इसकी खदमात आपको लेनी चाहिए। अगर वो मिकी आर्थर से और डेव वॉटमोर से बातें कर रहे हैं तो इसका पाकिस्तान को फायदा होगा। बाबर आजम पर मैं पढ़ रहा था कि बाबर आजम पर उनकी खुसूसी नजरें हैं कि बाबर आजम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, ओपन खिलाना है, वन डाउन खिलाना है, सारी चीजें देखेंगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा इशू एक बार आपको मानना पड़ेगा कैप्टनसी का है। कैप्टनसी में अभी तक हम पूरी तरह से बाबर आजम पर इतमाद नहीं कर सकते। 4 साल हो गए उनको कप्तानी करते हुए। आपकी बात सही है, लेकिन इकबाल आप देखें जिस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही होती है वो हमें कहीं नजर नहीं आते। वो जो वक्त होता है ना उस वक्त कई जगह पे हम देखते हैं कि जहाँ स्पिनर्स बेहतर कर रहे हैं वहाँ वो फास्ट बॉलर्स को ले आते हैं। तो अभी हिकमत अमली उनकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती नजर आ रही है, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यह खौफ नहीं जाएगा कि हम 50 नहीं करेंगे या 70 रन नहीं बनाएंगे तो अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन असल मसला तो मुनीर पाकिस्तान की बॉलिंग है जो एक्सपोज हुई आयरलैंड के खिलाफ। पहले मैच में आयरलैंड ने 183 रन का टारगेट अचीव कर लिया, दूसरे मैच में आयरलैंड ने 193 रन स्कोर किए, तीसरे मैच में 178 रन स्कोर किए। एक आयरिश टीम जो नातजुर्बाकार है, जबकि तीसरे मैच में उन्होंने अपने कप्तान पॉल स्टर्लिंग को आराम कराया जो मेन बैट्समैन है जो नाकाम हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉलिंग जो है वो आपके लिए वरीइंग फैक्टर है। 100% ट्रू इकबाल, बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि ऑन पेपर हम देख रहे थे कि जब आमिर आपके पास हैं, शाहीन आफरीदी आपके पास, नसीम शाह आपके पास हैं, इमाद वसीम की वापसी हो गई, तो ऑन पेपर तो आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन हमने देखा शादाब की जिस तरह पिटाई हुई है, शादाब के 4 ओवर में 54 रन बन गए पहले मैच में। नसीम शाह हमें फिट नजर नहीं आ रहे, रिदम नहीं है। फिर हारिस रऊफ को मैच कोई नहीं खिलाया, इसका मतलब है उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क था। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर हारिस रऊफ को अनफिट होने के बावजूद आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से पहले उसको कैरी कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के को फिट हो जाएंगे। हारिस रऊफ में ऐसा कौन सा है इकबाल, कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। वो मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन 150 प्लस की स्पीड से वो गेन करता है और वो स्पेशलिस्ट ही T20 का है। आप नोट करें वो ना टेस्ट क्रिकेट ना वनडे में इतना। बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिग बैश लीग का तजुर्बा। लेकिन अभी भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें दुनिया के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे जब इनको 538 रन मिचेल स्टार्क नहीं, ये हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर थे वर्ल्ड कप में, अगर आप देखिएगा सेट निकाल के। उसके बाद जब से विराट कोहली ने इनको 2 छक्के लगाए, 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं आप। लेकिन वो भी शॉर्टर फॉर्मेट, कोई टेस्ट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। T20 में भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैच विनिंग कारकर्दगी बहुत ज्यादा नहीं है। हम शाहीन अफरीदी का वो शुरू के स्पेल में कोई विकेट नहीं लेते। ये चीज मुझे हारिस रऊफ पर एतराज है। अगर वो फिट नहीं है तो बेचारे जमान खान का क्या कसूर है, वसीम जूनियर का क्या कसूर है, मोहम्मद अली का क्या कसूर है, आमिर जमाल का क्या। अब ये तो सिलेक्टर्स ने टीम बना दी मुनीर, अब तो सांप निकल गया
लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। अब तो एक बार आप मुझे बताएं ना कि आपने दो चीजें मुझे समझ में नहीं आती। आपने 18 रुकनी टीम में हसन अली को लिया, जिसकी पाकिस्तान के टॉप 40 प्लेयर्स में भी जगह इस वक्त नहीं बनती। ये एक 9 सितंबर 2022 के बाद वो T20 खेला आयरलैंड के खिलाफ 10 मई को और 12 मई को कहा गया था कि रिजर्व के तौर पर रहेंगे, और आपने उनको प्लेइंग 11 में तीसरे T20 में शामिल कर लिया। और कितनी पिटाई हुई है। ऑर्डिनरी बॉलर, बस आ रहे हैं गेंद कर रहे हैं, ना स्पीड नजर आ रही है, ना वैरायटी, ना स्विंग, ना सीम का फायदा उठाया, कुछ भी नहीं। और इतनी उनकी पिटाई हुई, 3 ओवर में 42 रन बने। एक इनका और एक हारिस रऊफ को टीम के साथ लेकर चलना। मुझे बताइए ना, वसीम जूनियर को इतने अरसे के बाद हमने रखा है टीम के साथ, क्या फायदा? वसीम जूनियर का अब क्या फायदा है? ठीक, ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर बातें हैं। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उसामा वेग ने। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले ये बताइए, क्या आपके पास, आपको आदादा शुमार आपके पास क्या है अगर हम वर्ल्ड कप के हवाले से आपसे बात करें तो? जी बेशक, जैसा कि आपको पता है कि यूएसए जो है वो फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस लेवल पे होस्ट करने जा रहा है। तो यूएसए के जो वेन्यूज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या किसी और भी बड़ी टीम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा हमें। जिस तरह अगर आप देखेंगे अभी जो रिसेंटली वार्म अप का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है उसमें भी आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान से पहले न्यूयॉर्क के वेन्यू पे एक मैच खेलने जा रहा है। उसके पहले पाकिस्तान और इंडिया के क्लैश से पहले भी न्यूयॉर्क में इंडिया अपना एक मैच खेलने जा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क की जो पिच है, न्यूयॉर्क की जो पिच लाई गई है एडिलेड से लाई गई है, और वो ड्रॉप इन पिच है न्यूयॉर्क में जो स्टेडियम है आइजनहावर पार्क में, नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम। तो आप नहीं समझते कि ड्रॉप इन पिच है? ड्रॉप इन पिच के बारे में तो यही होता है ना कि वहां पर अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो एक तो टर्फ आमतौर पर तैयार होती है वो डिफरेंट होती है बनिस्बत ड्रॉप इन पिच के। तो आप नहीं समझते कि मुश्किल होगी वहां न्यूयॉर्क में? देखें बेशक जो विकेट जो लेके 10 जो पिचेज हैं वो नासाउ काउंटी न्यूयॉर्क स्टेडियम में लगाई गई, जिनमें से 4 जो है वो आपके वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए यूज होंगी, जबकि 6 विकेट जो है वो प्रैक्टिस राउंड के लिए यूज होंगी। तो आप ये देखेंगे जो फ्लोरिडा में पिच बनाने का मकसद था वो ये था कि न्यूयॉर्क में जो विंटर कंडीशन है उसमें जो विकेट को जो क्रिकेट की कंडीशन के मुताबिक जो उसमें ग्रास जो ग्रो किया जाएगा वो उस इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं था। तो फ्लोरिडा से उस ग्रास को कंप्लीटली ग्रो करके वहां पे उसको 20 ट्रैक के लिए ये 10 विकेट जो थी ये न्यूयॉर्क में लाई गई है। इस पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उसामा वेग से लाहौर से एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और मुनीरुल हक जो तजियाकार है वो हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात कर रहे थे, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे उसामा वेग। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो T20 वनडे और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। अब्दुल रऊफ, कैसे देखते हैं, हम तो अभी बात कर रहे हैं ओवरऑल कि जो ग्रुप है, अगर पाकिस्तान के ग्रुप में जो है वो इंडिया है, और उसके अलावा दीगर ग्रुप्स में हर ग्रुप से आपको पता है 2-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। आप एज अ टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के चांसेस क्या देखते हैं? आसान है ये ग्रुप आयरलैंड से पहला मैच हारने के बाद सीरीज का? जी बिल्कुल इकबाल भाई, मेरा ख्याल है कि काफी पाकिस्तान का जो ग्रुप है आसान है, इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल टीम नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई इतनी ज्यादा मुश्किल होगी दूसरे ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए। आयरलैंड मुश्किल डाल सकता है? देखिए उनकी जो बैटिंग लाइन है वो स्ट्रांग है, क्योंकि उनकी बॉलिंग में इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है। आपने 3 उनके मैचेस पाकिस्तान से देखे होंगे, तो उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज्यादा वीक है। उनमें एवरेज मीडियम पेस बॉलर है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को इतना प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए उनको टैकल करने में। जॉश लिटिल जो उनके फास्ट बॉलर है वो तो IPL खेल लेते हैं, अब वो टीम में वापस आ जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो आप समझते हैं कि उनका भी तो तजुर्बा है, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, उनसे डेफिनेट उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रांग होगी, और उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड कप के जो मैच होते हैं उसका अपना प्रेशर होता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान ने क्वालिटी चेज कर दिया था, मगर अगर इसी तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की वर्ल्ड कप में
तो फिर उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को मुश्किल होगा, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन होती है और वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट है, तो उसमें चेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप भी फास्ट बॉलर हैं अब्दुल रऊफ, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ज्यादा इन्हिसार फास्ट बॉलर्स पर कर रहा है? शादाब खान बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, इमाद वसीम पर शायद लगता है कि कप्तान बाबर आजम को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए उनको शुरू में नई गेंद नहीं देते, जबकि वो स्पेशलिस्ट हैं सर्किल के, और फिर शादाब खान की फॉर्म सबके सामने। तो पाकिस्तान का आप समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग पर इन्हिसार करके हम भारत को या दीगर टीमों को हराने में कामयाब हो सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल इकबाल भाई, क्योंकि ओवर द ईयर पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था अपने फास्ट बॉलर्स पर, तो उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आई है। आप देखें कि अगर आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज देखें तो उसमें पाकिस्तान को बहुत हैवी रन कास्ट हुए हैं, और उसके बाद जो आपके प्रीमियर बॉलर थे वो भी कोई इतना ज्यादा फॉर्म में नहीं है। एक तो उनकी पेस का कट ऑफ हो चुकी है, दूसरा रन बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो स्ट्रॉन्ग टीमें होंगी पाकिस्तान उनके खिलाफ बेहतर डिफेंड कर सकता है। इनको थोड़ा सा जो यंग पेसर्स थे उनको ग्रूम करना चाहिए था, जिस तरह जमान खान या वसीम पे पिछले 3-4 साल इन्होंने इन्वेस्ट किया, मगर एट द निक ऑफ द टाइम उनको इन्होंने वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया। तो ये जो बॉलर साथ लेकर गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप देखें कि हसन अली की कोई पेस नहीं है, आरिफ रऊफ इंजर्ड है, शाहीन अफरीदी काफी ज्यादा पेस कट हो चुकी है, तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को डेफिनेट आएगा। लेकिन अगर आप स्पिन बॉलिंग की बात करें अब्दुल रऊफ, तो आप समझते हैं हमारे स्पिनर अबरार अहमद को तो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका ही नहीं दिया, तो हमारे स्पिनर इतने केपेबल हैं कि मुखालिफ टीम को मुश्किल डाल सके? इकबाल भाई, स्पिन बॉलिंग तो आप कह सकते हैं कि सिरे से पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अबरार की फील्डिंग है और उसके बाद जो उसकी बॉलिंग के बारे में आपको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा। इसी तरह जो इमाद वसीम उनको रिटायरमेंट के बाद वापस लाया गया। शादाब खान की बॉलिंग आपके सामने है, 4 ओवर में 54 रन दिए उन्होंने एक मैच में, उसके बाद पिछले 3-4 से आउट ऑफ फॉर्म थे। तो उसके अलावा इमाद वसीम की परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा अप टू डेट नहीं थी पिछले 2-3 साल में। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान का पास्ट रिकॉर्ड था स्पिनर्स के हवाले से, वो चीज पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसमें काफी ज्यादा मिसिंग है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि आप देखेंगे अगर इस सीरीज में भी आप उठाकर देखें तो बाबर आजम टॉस जीतकर उनकी कोशिश होती थी कि वो सेकंड बैटिंग करें, तो उन्होंने अपनी बॉलिंग को एक्सपोज नहीं किया। वो उनको पता था कि उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो उनका वीक पॉइंट है, तो वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने तीनों मैचेस में ट्राई की है कि वो टॉस जीतकर पहले बाद में बैटिंग करें। तो ये आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन किस किस्म की है। इफ्तिखार अहमद को क्यों एज एन ऑलराउंडर शामिल किया जाता है, उन्हें बॉलिंग ही नहीं दी गई, और फिर साइम अयूब को वो कह रहे थे कि एक मिस्ट्री बॉलर के तौर पर आपने देखा होगा PSL में सामने आए, तो आप समझते हैं कि वक्त पड़ने पर इफ्तिखार अहमद को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे, आप आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ बॉलिंग नहीं कराएंगे, तो आप नहीं समझते कि फिर मजबूत टीमों के खिलाफ, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, जिन्होंने अपनी टीम में 3-3 स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल किए, तो आप नहीं समझते कि मुश्किल होगी फिर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग अटैक ट्राई किया उनसे बेहतर इफ्तिखार थे, उनको करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपके परमानेंट मेंबर है प्लेइंग 11 के, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस देते तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होता, बजाय कि ये जो पाकिस्तान जो पार्ट टाइम स्पिनर साथ लेकर गया और काफी अच्छे से पाकिस्तान के लिए ये इनकी अपनी स्पिन बॉलिंग ही हर्डल क्रिएट कर रही है। आपने PSL की बात की है, PSL में मेरा ख्याल है कि जो बैट्समैन भी उस लेवल के नहीं थे, और उसके बाद जिन हमारे बैट्समैन ने स्कोर किया PSL में, तो वो बॉलिंग लाइन भी इस काबिल नहीं थी। तो इसी वजह से आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे जो बैट्समैन है वो उनको भी हर्डल फेस करनी पड़ रही है, और जो हमारे बॉलिंग लाइन है उसको भी हर्डल का शिकार होना पड़ रहा है। आखिरी सवाल अब्दुल रऊफ, क्या देखते हैं पाकिस्तान टॉप 4 टीम में आ सकता है सेमीफाइनल के लिए, या मुश्किल लग रहा है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्वालिफाई तो करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ग्रुप जो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा वीक है, तो सेकंड राउंड में पहुंच जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड में थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ कंपटीशन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में, मजीद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। क्रिकेट का मेला 2 जून से अमेरिका में शुरू हो रहा है, और इसका अख्तिताम 29 जून को वेस्ट इंडीज़ में होगा। और इस वर्ल्ड कप में पहली मरतबा 20 टीमें इब्तदाई राउंड्स में हिस्सा ले रही हैं, और फिर इन 20 टीमों में से 8 टीमें जो है वो सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां टफ मुकाबला होगा, और फिर सुपर 8 मरहले से 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो अब देखते हैं कि इस T20
वर्ल्ड कप में फतह का ताज किसके सर पर सकता है। अगर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की हम बात करें तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने खेला जनूबी अफ्रीका में, फाइनल में मिसबाह-उल हक ने जो स्ट्रोक खेला उसकी वजह से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, जो जोगिंदर शर्मा की गेंद पर कैच लिया था श्रीशांत ने। फिर उसके बाद 2010 के T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में हुआ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल में माइकल हसी ने सईद अजमल के खिलाफ जो जारहाना बैटिंग की, पाकिस्तान फाइनल में न पहुंच सका। फिर उसके बाद 2012 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हुआ, जहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची मोहम्मद हफीज की कप्तानी में, लेकिन फाइनल में न जा सकी। फिर 2014 के T20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सका। 2016 में जो भारत में हुआ वहां भी सेमीफाइनल में पहुंच सका, और फिर उसके बाद गैप आया 5 साल का। और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, वहां पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन लोगों को याद होगा उनके विकेटकीपर मैथ्यू वेड ने जो बैटिंग की, शाहीन शाह अफरीदी के ओवर में जो उन्होंने जारहाना बैटिंग की, हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। और फिर उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने शिकस्त दी। मुनीर, इस रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तानी टीम को कोई ईजी नहीं ले सकता कि ये ऐसी टीम है कुछ भी कर सकती है, उसका पास रिकॉर्ड सामने रख के। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तानी टीम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल है और कुछ भी हो सकता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमने 8वें नंबर पे क्वालिफाई किया था और हम फातेह बन के आए थे, क्योंकि शुरू का पहला मैच हम इंडिया से हार गए थे, मैं वहां था बर्मिंघम में, फाइनल में इंडिया को हमने हराया भी उसी चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई इसको लाइट लेने की तो बात ही नहीं है, और स्पेशली T20 क्रिकेट में। लेकिन यहाँ खुद अपने लिए आप मसाइल खड़े कर रहे हैं इकबाल। जब आप अनफिट खिलाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, जो सबसे कामयाब बॉलर था PSL का उसामा मीर, उसको आपने नहीं रखा। जो मोहम्मद अली जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी PSL में, उसमें आपको नहीं रखा। जमान खान को आप लेके आए न्यूजीलैंड के खिलाफ, बाद में आपने इंपॉर्टेंट ओवर में उसको बाहर कर दिया। वसीम जूनियर इतने अरसे से आपके साथ थे, आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी उनकी रही थी आमिर जमाल की ऑस्ट्रेलिया में, उनके बाद आप नजर नहीं आ रहे कहीं। गलती खुद आपकी है। असल बात यह है कि मैं आपको फिर बताऊं इकबाल, मुझे कहने दीजिए कि जो बाबर आजम की कप्तानी या टीमों को शिकस्त हुई है ना, उसमें उनके खुद भी पसंद और नापसंद का बहुत बड़ा किरदार है। इसको मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये फहीम अशरफ को हमेशा इन्होंने साथ रखा, शादाब को रखा, नवाज को रखा, हसन अली को रखा। ये पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं ना, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी आप इनकी अगर कोशिश होती तो ये किसी तरह इन प्लेयर्स को भी जो नहीं है वो भी ले आते। ये पसंद नापसंद से निकलना होगा। उसामा मीर ने हमें ऑडियो पे ज्वाइन किया है और इनसे हम बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर। उसामा, आप बता रहे थे USA में आपने देखा, न्यूयॉर्क में कितनी टीमें खेलेंगी? जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क तो USA में T20 वर्ल्ड कप में 3 वेन्यूज में से एक वेन्यू है। वहां पर टोटल 16 मैचेस में से 8 मैचेस होंगे न्यूयॉर्क में, जिसमें आपको न्यूयॉर्क में जो है वो सबसे पहले जो आपकी टीम खेलेगी वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो वहां पर T20 कैंपेन का आगाज करेगी। इसके बाद आपको मैंने अभी जैसे हमारी बात हुई आज जो न्यूज आई थी कि इंडिया जो है वो हमसे पहले वहां आयरलैंड से खेलेगा सबसे अपना पहला मैच न्यूयॉर्क में इंडिया आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा, और उसके बाद इंडिया का जो दूसरा मैच है वो पाकिस्तान से है। फ्लोरिडा में तो पहले भी T20 मैचेस हो चुके हैं, इंटरनेशनल मैचेस। इंडिया खेला है, वेस्ट इंडीज खेला है, जो वहां का स्टेडियम है फ्लोरिडा का। तो आप समझते हैं कि वहां तो प्रॉपर विकेट है, जो बनी हुई विकेट है, वहां मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, तो वहां भी हाई स्कोरिंग मैच होगा? क्योंकि मैं वहां गया हूँ, वो ग्राउंड छोटा है वहां फ्लोरिडा का। जी, जहाँ फ्लोरिडा की बात है, फ्लोरिडा में हमेशा जो एक वहां की कन्वेंशनल विकेट है वो थोड़ी ड्राई विकेट होती है, जो कि स्पिन को स्कोर करती है, और बैटिंग जो है वहां पर बहुत जो अप फ्रंट मैच जब मैच के आगाज में बैटिंग बहुत आसान होती है फ्लोरिडा में, लेकिन जैसे मैच प्रोग्रेस करता है तो वहां पर जो विकेट जो है वो थोड़ी टफ हो जाती है। तो जितने भी वहां पर अभी तक T20 के मैचेस हमने देखे हैं, लीग क्रिकेट के या माइनर लीग के या मेजर लीग के, उसमें आप देखें कि वो कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मैचेस वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो डैलस और न्यूयॉर्क के लिस्टर जो फ्लोरिडा है वो एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे आप ये देखते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो मैचेस हैं वो थोड़े लो स्कोरिंग होंगे। ठीक है उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आइंदा भी जहमत देंगे। मुनीर, आपने देखा हमने तीनों उनका कंपैरिजन कर लिया प्रॉपर तरीके से। तो न्यूयॉर्क में इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया पहले एक मैच खेलेगा अपना इसी T20 वर्ल्ड और फिर दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए कितना डिसएडवांटेज है कि पाकिस्तानी टीम 7 जून को यहाँ पहुंचेगी, एक दिन ट्रेनिंग का मिलेगा और फिर सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान में, ये कोई नहीं देख रहा। और 6 को पाकिस्तान
उनका डैलस में मैच है और 7 को पहुंचेंगे न्यूयॉर्क और 8 को प्रैक्टिस के बाद 9 को इतना बड़ा मुकाबला, यानी इनके कोई प्रैक्टिस मैच है नहीं, ना इंग्लैंड का है ना पाकिस्तान का है। तो इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच के लिए आपको सिर्फ एक दिन उस स्टेडियम में प्रैक्टिस का ट्रेनिंग का, और इंडिया की टीम एक मैच ऑलरेडी खेल चुकी होगी, दूसरा खेलेगी, 4 दिन उसको मिलेंगे। तो ये डिसएडवांटेज तो पाकिस्तान को उस बड़े मैच के लिए रहेगा, ये सोचना होगा। क्राउड सपोर्ट कैसे देखते हैं? सुना है $3,000 का टिकट बिक रहा है, बड़े महंगे टिकट हैं, 34,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। उन्होंने बॉक्सेस जो है वो हजारों डॉलर्स के उन्होंने बॉक्सेस रखे हैं जिसमें 24-24 आदमियों के बैठने की गुंजाइश है। तो क्राउड का सपोर्ट आप समझते हैं इंडियन क्राउड ज्यादा होगा? इंडियन क्राउड मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा होगा, लेकिन पाकिस्तान के जितना भी क्राउड होगा वो बहुत चार्ज होगा और बहुत जबरदस्त वहाँ है, क्योंकि अमेरिका में जो है वो आपको पता है बड़ी तादाद पहले ही फरोख्त हो चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में है लोग देखने के लिए। तो अगर 60-40 का रेशो भी होगा तो चार्ज हमारा क्राउड ज्यादा होगा, अच्छा मजा आएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। तज्जियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक था और हम बात कर रहे थे अमेरिका में जो विकेटें हैं उनके हवाले से। फिर वेस्ट इंडीज़ में भी मैचेस होंगे। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ की विकेटें बड़ी तेज़ हुआ करती थी और मुझे याद है जमैका में एक टेस्ट मैच किंगस्टन जमैका में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का सिर्फ चंद ओवर्स के बाद ख़त्म कर दिया गया था। इतनी ख़तरनाक किस्म की वो विकेट थी। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ में जो विकेटें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो स्लो विकेट्स हैं। मुनीर कैसे देखते हैं वेस्ट इंडीज़ में अगर टूर्नामेंट जाएगा और जो मैचेस होंगे तो आप समझते हैं कि इन विकेट्स पर स्लो फास्ट बॉलर ज़्यादा कामयाब साबित होंगे या मीडियम पेसर्स या स्पिनर्स? देखिए इकबाल, अभी जो वहाँ पे कैरिबियन प्रीमियर लीग के मैचेस हो रहे थे ना, उसमें स्पिनर्स काफ़ी मैच मैंने देखा फंसाए हैं। 150-160 के स्कोर में भी वहाँ पर स्पिनर्स जो है मैच को फंसा रहे थे। शायद इसकी यही वजह है कि ज़्यादातर टीमें जो है अपने स्पिनर्स पर ज़्यादा भरोसा कर रही हैं एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। हमने 5 फास्ट बॉलर रखे हैं और स्पिनर हमारे पास 2 ही हैं। इंडिया में देखते हैं 4 स्पिनर्स हैं, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं। उनके अगर हार्दिक पांड्या को मिलाते हैं तो 3.5-4 बॉलर जो भी आप कहें। पांड्या कम बॉलिंग करते हैं, पांड्या कभी करते हैं। अभी प्रीमियर लीग में, इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ बॉलिंग की है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 2 बॉलर ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया को बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। एक बुमराह और एक कुलदीप यादव। ये 2 का तोड़ किसी के पास है नहीं। नो डाउट कि ये बिल्कुल अनप्लेबल बॉलर हैं जब होते हैं। तो पाकिस्तान को मुश्किल डालेंगे न्यूयॉर्क में, बहुत मुश्किल डालेंगे। लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं ना, फिर आप उनसे उनके रन बना के आप अपने। लेकिन रविंद्र जडेजा भी बड़ा एक्सपीरियंस कैंपेनर है, आप उसको। जडेजा भी हैं, फिर सिराज भी अपनी स्पीड से चहल करता है, युजवेंद्र चहल, हाँ युजवेंद्र चहल भी हैं, फिर हार्दिक पांड्या भी हैं, फिर अक्षर पटेल भी। किसी को भी वो खिलाएंगे तो देखिए उनके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं। इतने उनके ऑप्शन है कि उनको शुभमन गिल जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ा। रिंकू सिंह भी बाहर है, जो रिजर्व में फिनिशर समझे जाते हैं वो बाहर है। केएल राहुल की जगह नहीं है, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है। 2 प्लेयर आईपीएल में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, एक रेयान पराग, एक अभिषेक शर्मा, उन दोनों को नहीं लिया। तो ये उन्होंने जो है उनके पास इतने होने के बावजूद ऑप्शंस बहुत है उनके पास। एक वक्त तो ऐसा था कि वो कप्तान का जो फोटो था वो शुभमन गिल का लगा हुआ था जब आईसीसी ने किया था शुरू में। वो शुभमन गिल 15 में भी नहीं है। बताइए। तो इंडिया के पास तो ऑप्शन है, लेकिन इंडिया ने अपने स्पिनर्स पर भरोसा किया है, हमने नहीं किया। हम शादाब को लेकर जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि शादाब तो एक अरसे से देखिए पीएसएल और इंटरनेशनल, शादाब पीएसएल में आ गए, जोरों शोर से टाइटल जितवा दिया। लेकिन अगर उनकी आप देखेंगे ना, पिछले 9 मैचेस में हार्डली 5 या 6 विकेटें हैं उनकी, और बहुत ज्यादा उनका एवरेज खराब है और इकोनॉमी भी खराब है। लेकिन पाकिस्तान का जो पिछले 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो मैच हुआ इंडिया से 2022 में, जी 21 में तो हम जीत गए थे ना 10 विकेटों से, याद है आपको? बिल्कुल याद है, जो उन्होंने दोनों ने, रिजवान ने और बाबर ने। लेकिन 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान का जो सिडनी में मैच हुआ, आप समझते हैं कि वो मैच बड़ा टफ मुकाबला हुआ। अगरचे इंडिया जीत गया, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा उससे बदला लेने के लिए या कोई ना कोई जाएगा पाकिस्तान ऑल आउट। देखिए पाकिस्तान तो कभी इंडिया पाकिस्तान क्लैश होगा ना, कितने भी चाहे किसी टीम ने कितना वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, वन साइडेड पिछली दफा तो हुआ था 2021। वो देखें, वो तो हमने जीत लिया था, क्योंकि जाहिर है
कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली तो आपका मुकाबला अच्छा ही होता है और बड़ा बिल्कुल उसे कहते हैं आखिरी गेंद तक जाने वाला मुकाबला होता है इन दोनों टीमों के मैच के लिए। अभी क्यों इतने दुनिया क्यों इन दोनों टीमों को देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि हमारे मुल्क में सीरीज करा रहे हैं, इंग्लैंड चाहती है हमारे इन दोनों की जो राइवलरी और क्रिकेट भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, बहुत ब्रॉडकास्टर को भी बहुत फायदा होगा और उनको भी, और पाकिस्तान को जो है ना वो एक चीज अच्छी है पाकिस्तान के, लेकिन स्टैट्स के हवाले से अगर आधा मिनट आपके पास है मैं दे दूं कि ये जो पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, ये 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जाएंगे इस दफा T20 वर्ल्ड कप खेलने। एक तो सबसे कामयाब कप्तान तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, इनको सिर्फ 83 रन यानी 83 रन की जरूरत है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल मैचेस में। इसी नोट पर आज के शो का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीरुल्लाह का हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।